लास्ट क्लास आयनाइजेशन एनर्जी, साइज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +2 से 0 एंड +3 से +2 ये सब डिस्कस किया था। ध्यान ध्यान दो, किया था ना। और फिर हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आउटर सेल और पेनिट्रिमेंट सेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी में, तो वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल्स हो करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत, एस ब्लॉक में तो वेरिएबल नहीं होता, लेकिन पी ब्लॉक में भी वेरिएबल होता है। जैसे कार्बन का -4 से +4 तक जाता है, ऑक्सीजन का -3 से +5, ऑक्सीजन बोलो, नाइट्रोजन का -3 से +5 तक जाता है। ऑक्सीजन का भी बहुत सारे वेरिएबल है, -2 से +2 तक है। तो पी ब्लॉक भी वेरिएबल शो करता है, क्योंकि पी ब्लॉक के केस में 2 वैलेंस सेल, 2s और 2p, नहीं ns और np, तो वहां पे 2 वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वेरिएबल है। एस ब्लॉक में तो सिर्फ एक ही वैलेंस सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ns1 ns2, ऐसे ही चलता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली आयनिक बनाता है, वहां पे वेरिएबल नहीं है। डी ब्लॉक में वैलेंस सेल ns and n-1d सब पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये भी वेरिएबल बनाता है। अब इसका रिसर्च क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर 3d सीरीज का बात करें तो मैक्सिमम कहां तक गया है, +7 तक। 4d 5d में +8 तक भी गया है। ऑस्मियम और ये सब आरयू करके पढ़ा था ना। तो इसमें जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो ये टेबल का ही बात करो, हैलोजन के साथ कंपाउंड है CuI2 क्यों स्टेबल नहीं है, ऐसा आ गया है ना। अगर तुम देखोगे तो CuF2 स्टेबल है, CuBr2 स्टेबल, CuCl2 स्टेबल है, समझे, ये दोनों स्टेबल है। ये टेबल से क्वेश्चन बना रहा हूं, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो Cu का हैलाइड का टेबल है, तो बोल रहा है CuX2, और वहां पे X के जगह ऊपर रोमन में 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 का मतलब क्या, फ्लोरीन है, क्लोरीन, बोलो। इनफैक्ट ये भी स्टेबल नहीं है, CuBr2 भी स्टेबल नहीं है। ये दोनों स्टेबल क्यों नहीं है बताओगे, अगर तुम लोगों को ये बोल रहा हो कि पढ़ो इसको इस अंदाज में कि समझ में आए, बताओ। तो एनसीईआरटी से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग अभी भी। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना कि Cu+2 और I- डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये स्टेबल क्यों नहीं है, एक बार ये भी सुना होगा कि Pb I4 क्यों स्टेबल नहीं है, ये पी ब्लॉक का अच्छा सवाल है। तो Pb+4 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Pb I2 एंड I2 में चेंज हो जाता है। अब ये कैसे हुआ ऐसे देखो, Pb पहले टूटा Pb+4 में एंड 4I- में, 2I- को वो फोर्स किया कि अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे, 2I- को, तो 2 आयोडीन बना दिया और खुद बन गया Pb+2। ये किस में चला गया, I2 में। अब Pb+2 उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो Pb+2 रिमेनिंग 2I- से जुड़ के क्या बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Pbi2 क्यों स्टेबल नहीं है, Pbi4, तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि इसी कंपाउंड में जो केटायन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb+4 नहीं बनता, Pb+2 ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसे समझना होगा, ये स्टेबल क्यों नहीं है ना, क्योंकि Cu+2 क्यूप्रिक आयन और I- जब साथ में रहता है तो क्या होता है ना, इसका 2 ले लो और इसका 4 ले लो, ज्यादा सही रहेगा, बैलेंसिंग में ज्यादा हेल्प होगा। तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये खुद दोनों मिला के किस में चला गया, I2 में, और यहाँ पे 2 Q+ आयन बचा, 2 Q+ आयन बचा ना, बोलो। अब ये दोनों, ये अब उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, स्यूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दोनों साथ में रह लेगा। Cu2I2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, Cui भी बोल सकते हो, लेकिन ये खुद डाइमर बनाता है, जैसे मर्क्यूरस आयन होता है, Hg2 ओवरऑल +2 होता है, मर्क्यूरस आयन डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसीलिए
जब भी आपको CuI2 दिया रहेगा आप इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हो, Cu2I2 प्लस I2। ध्यान रखना यहाँ ये +2 पे है, यहाँ ये +1 पे। क्यूप्रिक आयोडाइड क्यूप्रस आयोडाइड में चला जाता है क्योंकि क्यूप्रिक आयन एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक कैटायन एनायन साथ में तभी स्टेबल है जब कैटायन की फर्दर टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की और एनायन की फर्दर टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। यहाँ पे ऐसे है, क्या समझ में आ रहा है? बोलो, पक्की बात? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ आप इस अंदाज में पढ़ो कि ये सब टेबल से समझो कि कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से नहीं कर रहे हैं। जैसे जनन जो है, जिंक जो है वो सबके साथ कंपाउंड बना रहा है। जिंक के केस में ZnF2, ZnCl2, ZnPr2, ZnI2 सब बन सकता है। देखो ना, ZnX2 दिया हुआ है। X2 किसके बराबर है? X, वहाँ X नॉर्मल वाला X है, दिख रहा है टेबल। तो आप इस अंदाज में जब तक इसको पढ़ के नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि सिलेबस होता जा रहा है लेकिन क्वेश्चन आएगा और बनेगा नहीं एग्जाम में, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब यहीं पर जैसे 4.5 में ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर किया गया ऑक्साइड्स का भी। अच्छा पता है ये ऑक्सोकेटायन भी है, तुमने बहुत कम ऑक्सोकेटायन देखा होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगेन। डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सोकेटायन के फॉर्म में भी स्टेबल होता है। तुमने सल्फेट वगैरह तो देखा ही होगा, सल्फेट, नाइट्रेट, मतलब ऑक्सीजन का एनायन तो देखा ही होगा बहुत सारा, कार्बोनेट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट देखो ऑक्सोकेटायन बना रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करो। ये मॉडल का सवाल है एनसीईआरटी का। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। +5 +6 +7, है ना। उसी तरह से यहाँ पे कौन कौन से वेनेडियम के ऑक्सो एंड कभी कभी पूछ देगा कौन कौन से मेटल हैं जिसको ऑक्सोकेटायन एग्जिस्ट करते हैं या पाए गए हैं। तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकेटायन दे रेडली ऑक्सोकेटायन स्टेबलाइजेस वेनेडियम 5 as VO2+, वेनेडियम 4 as VO+2 एंड टाइटेनियम +4 as Ti। तो तुम्हारे पास ये भी कंसेप्ट होने चाहिए कि ऑक्साइड्स तो बनते ही हैं ऑक्सीजन और मेटल के साथ, लेकिन VO2+ बन गया, VO+2 बन गया, यही है ना VO+2, TiO+2, ये सब ऑक्सोकेटायंस है। बहुत कम ऐसे ऑक्सोकेटायंस के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी इन सारे मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है। और कल लास्ट क्लास में इसका रीजन भी बोला था, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इज द रीजन। ध्यान में आ रहा है? अब मान लो यहीं पे तुमसे Mn2O7 में बोल देगा मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड है या नहीं। Mn2 कुछ बोर्ड पे लग रहा है, लिखने लायक है तो लिखिए क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। मैं सिर्फ आई ओपनिंग का काम कर रहा हूं कि आपको पता चले कि आप क्या मिस करते हो पढ़ने के समय, है ना। कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तरीका है, अगर तुमको नहीं समझ में नहीं है एनसीईआरटी पढ़ के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डायरेक्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नहीं बने उस समय एनसीईआरटी पढ़ो। एक तरीका ये भी है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो एनसीईआरटी बेस्ड। अगर वो नहीं बनता है, मान लो ऑक्साइड का क्वेश्चन है, तो ऑक्साइड वाला एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ो, तब शायद एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। दूसरा तरीका है कि आप आपस में ग्रुप बना के 30-30 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का काउंटर क्वेश्चन गेम करके। चलो 10 क्वेश्चन तुम इस पैराग्राफ से पूछो, मैं भी पूछता हूँ, वो गेम हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। तो उस अंदाज में फिर दिमाग काम करने लगता है कि सामने वाले से अच्छे क्वेश्चन पूछने। समझ गए ना? ऐसे नहीं दिखता जल्दी। जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है ना, होता है ना, जब दूसरे को ज्ञान देने की बारी होती है, खूब अपने छोटे भाई बहन को खूब ज्ञान देते हैं। और जब वो खुद पे आता है तो कुछ करते नहीं, ऐसे पढ़ो, ये मत करो, मोबाइल मत देखो, खूब ज्ञान देते हैं। चलो चलो जल्दी से लिखो, कुछ लिखना है तो।
क्विक थोड़ा सा अगर रेडॉक्स याद होगा तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे, टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकेटायंस ऑफ द मेटल, मिला ऑक्साइड्स एंड, है ना। अच्छा, ये जो मिक्स ऑक्साइड के बारे में भी ये पूछ रही थी, उसमें तुम ध्यान रख सकते हो कि जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं, जैसे यहाँ पे Fe3O4 है, तो ये एक्चुअल में फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड साथ में, +2 एंड +3 साथ में मिक्स ऑक्साइड। ये टेबल पे भी काम करना है। सेम वैसे MnO and Mn2O3 मिक्स ऑक्साइड, Mn3O4 MnO Mn2O3। इसके भी मिक्स ऑक्साइड्स हैं, कोबाल्ट के CO3O4 COO CO2O3। तो कुछ मिक्स ऑक्साइड्स भी हैं, ध्यान रखना है। एक चीज और अभी जैसे बोला था Mn2O7 का कैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे MnMn बॉन्ड नहीं है, ये ध्यान रखिए। दोनों मैग्नीज टेट्राहेड्रल है एक तरह से, बीच में मैग्नीज ऑक्सीजन और मैग्नीज बॉन्ड है। ये भी जहाँ पे ऑक्साइड वाला टेबल है वहीं पे ऊपर लिखा है, देखो, इन ए कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ Mn2O3 each manganese is tetrahedrally surrounded by oxygen, है ना, including MnO-Mn bridge, दिख रहा है। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि आयनिक कैरेक्टर पूछ देगा, ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल, आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर तो सारे ऑक्साइड में आयनिक कौन है सबसे ज्यादा? देखो, +7 पे मैग्नीज कभी कोवेलेंट हो सकता है क्या, आयनिक हो सकता है क्या? +7 एग्जैक्ट 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इज इट पॉसिबल? किसी भी आयनिक बॉन्ड में 3, रेयरेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है 1 बाय ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये सब ध्यान में रखिए। अगर इन सब में पूछ लिया कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, तो लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। इनफैक्ट ये सब सारे कोवेलेंट ही है, आयनिक नहीं। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, तुमसे पूछ देता है कि ये सारे मेटल ऑक्साइड है, तो क्या सारे बेसिक हैं? सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, और सम मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक आल्सो। पता है, यहाँ पर एम्फोटेरिक तो कोई नहीं है, लेकिन इधर वाले बेसिक है और उधर वाले एसिडिक है। Mn2O7 एसिडिक मेटालिक ऑक्साइड्स है। पता है, जब ये पानी से रिएक्ट करता है ना, Mn2O3 प्लस H2O, तो HMnO4 पर मैग्नेट आयन मैग्निक एसिड बनता है। और ये चूंकि ये एसिड इतना फेमस नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगता है। जैसे H2SO4 फेमस है उस तरह का, लेकिन ये है एसिड, समझ रहे हो, ये है एसिड। Mn का है क्या? नहीं, जिन का है, Mn का नहीं। वेनेडियम का है, एम्फोटेरिक में मैं लिख देता हूँ, वेनेडियम का V2O5 है, Cr2O3 भी है। यहाँ पे कहीं पे देखो ना, ऑक्साइड्स वाले में ही लिखा होगा, जो पेज अभी पढ़ने बोला है मैंने, वहां पे देखो लिखा है, यहाँ पे
CrO3 इज एम्फोटेरिक लिखा है यहाँ पे देखो, और V2O5 भी एम्फोटेरिक लिखा है। चलो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो जल्दी से सब लोग, कुछ क्वेश्चन बनाओ अच्छे से इसमें। These oxides are generally formed by reaction of metal with oxygen at high temperature. All metal except scandium forms MO, which are ionic। देखो यहाँ लिख दिया है, लिख रहे पहला लाइन ही है, सारे मेटल ऑक्साइड MO फॉर्मूला का बनाता है, स्कैंडियम नहीं बनाता। अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि 3D सीरीज में TiO बनता है, CrO भी बनता है, MnO भी बनता है, FeO भी बनता है, VO भी बनता है, सब ऑक्साइड MO के फॉर्मूला में बनता है, लेकिन स्कैंडियम नहीं बनाता। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही कंपाउंड बनाता है, मतलब स्कैंडियम बनाएगा कौन सा कंपाउंड, Sc2O3। स्कैंडियम का एक ही ऑक्साइड बनता है Sc2, लेकिन इसके अलावा जो अदर मेटल्स हैं उसका ये तो बनता ही बनता है, अदर और भी बनते हैं। पहला लाइन पढ़ो ना, वहां पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स MO which are ionic also। लिख दिया। The highest oxidation number in the oxide coincide with the group number and is attended in Sc2O3 to Mn2O7। देखो Mn2O7 में मैग्नीज +7 पे, और मैग्नीज के पास बैलेंस शेल और डी ब्लॉक मिला के 7 इलेक्ट्रॉन भी है। मैग्नीज का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज के पास, 7। क्रोमियम के पास 6, इसीलिए CrO3 भी बनता है। CrO3 भी मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट कहां तक जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम करेगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन कितना मैक्सिमम कर सकता है, जितना NS और N-1D में है। NS वाला तो डेफिनेटली करेगा, समझ रहे हो। D वाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स या सारे भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीज तो सारे ही कर देता है। D का, उसके D में कितना है बताओ, मैग्नीज का क्या, आर्गन 3d5 4s2, तो 4s2 वाला तो किया ही किया, 3d5 वाला भी पांचों कर दिए, इसलिए मैग्नीज +7 तक गया। और वो पांचों इसलिए कर पाया क्योंकि 3d और 4s में एनर्जी गैप ज्यादा मेरे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, लिखा है तो मान लेंगे ना, दिक्कत क्या है उसमें। हमने पीटी में भी पढ़ा था, अभी गूगल सर्च भी किया था उसमें। देखो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना, तो मत करो अभी। मतलब ऐसे क्या होता है, कंडीशनल बेस बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक हो जाते हैं। मतलब वो 11th में पढ़ा था, मैं समझ गया, ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो 2-3 ऑक्साइड एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ना, मैं भी चैटजीपीटी सर्च करूँ तो हो सकता है कि कम से कम 30-40 ऑक्साइड्स मिल जाएंगे एम्फोटेरिक, है ना। पढ़ो पैराग्राफ पढ़ो, ऐसे मत बैठो, जल्दी पूरा पैराग्राफ पढ़ो प्रिपरेशन से पहले तक, K2Cr2O7 से पहले तक। इस तरह के अभी आपस में 5 क्वेश्चन पूछने एक दूसरे से। चलो लिख लिया क्या, मेटल के ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक हैं बता सकते हो, कौन कौन से मेटल हैं जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। बोलिए। Confirmed amphoteric oxides according to NCERT। बताओ अभी तक जो पढ़े कितने हैं कंफर्म्ड, कंफर्म जो अभी जस्ट पीरियोडिक टेबल आने वाला भी है ना, तो उसमें पूछ लिया जाएगा, बता दो। बोलिए, उधर क्या था, BeO था ना, और ZnO भी था। S ब्लॉक में एक ही था ना बच्चे, बोलो। S ब्लॉक में एक था, P ब्लॉक में भरे पड़े हैं। P ब्लॉक में एल्युमिनियम की थी,
गैलियम का भी है Ga2O3, यहाँ पे GaO2 ये भी है श्योर। जर्मेनियम गैलियम का तो लिखा ना। नहीं बोला था मैंने, Ga के दो थे। अच्छा ये दोनों एम्फोटेरिक। Ga2O3 होता है, GaO2 नहीं होता है ना? इसमें और कौन कौन हो जाएगा बताओ? ये तो हो गया 13th ग्रुप। 14th ग्रुप में क्या कार्बन सिलिकॉन का है? नहीं है। आर्सेनिक स्टीबियम SNO2 नहीं, हाँ PbO PbO2 PbO कौन से कलर का था? ब्लैक होता है सर। ब्लैक होता है। PbS ब्लैक होता है, PbS black। सल्फाइड है ना। खैर S ब्लॉक में ग्रुप 2 का एक मिला, P ब्लॉक में 13th ग्रुप का 2, 14th ग्रुप का 4। और बताइए कौन कौन सा एम्फोटेरिक है? आर्सेनिक स्टीबियम, Sb वो कौन सा 15th का? नाइट्रोजन फास्फोरस हाँ 15 ग्रुप। 15th ग्रुप ना। नाइट्रोजन का नहीं है ऑक्साइड, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड न्यूट्रल जरूर है NO और N2O, बाकी नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड। और फास्फोरस के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, उसी से तो फास्फोरस एसिड फास्फोरिक एसिड बनता है। बोलो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के NO तुम्हारा एम्फोटेरिक जरूर है, सॉरी क्या ये न्यूट्रल है, NO एंड N2O राइट। बोलो इसके बाद सारे ऑक्साइड नाइट्रोजन के क्या हैं? एसिडिक है। फास्फोरस का कौन कौन सा ऑक्साइड होता है? मेनली P2O5 P2O3, इसके बीच के भी कुछ कुछ होंगे। इससे बनता है फास्फोरिक एसिड, इससे फास्फोरस एसिड, तो ये दोनों एसिडिक ही है। फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक है, न्यूट्रल भी नहीं है। इसके नीचे AS का कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? जल्दी बताओ। AS का है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? AS का है, AS का भी है और एंटीमनी का भी। AS कौन सा? SB ना, तो क्या AS2O3 और इसका भी। और कुछ है इसमें बताइए जल्दी। बिस्मथ का है 11th का पीरियोडिक टेबल का सवाल पूछ रहा हूँ, एक बार सारे ऑक्साइड लिख देते हैं। 16 का देख लेना एक बार। डी ब्लॉक में क्या क्या कंफर्म दिखा एनसीईआरटी के हिसाब से? Cr2O3 एंड V2O5। और कोई ऑक्साइड जो लग रहा है तुम्हें? इतना तो रटना पड़ेगा बच्चे आपको, ठीक है? इतना याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से। लिखिए लिखिए। अब जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, MnO2 भी डाल सकते हैं लेकिन कंडीशनल बेस्ड है, ठीक है? लिखिए जल्दी, बच्चों ऐसे मत बैठो फिर टाइम कट रहा है, बाद में याद ही नहीं आएगा। और कोई है वरदान बताओ? क्या एम्फोटेरिक ऐसा मुझे तो इतना ही याद है। ZNO लिख लो। नहीं लिखा मैंने। लिखा है? लिखा है क्या? अच्छा इधर लिखना था मेरे को। एस ब्लॉक में ZNO कैसे आएगा? इधर से हटा दो, उधर लिख दो, चलेगा? देखो एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट और भी ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक है ना? उसमें कुछ लिस्ट में तुम जैसे MnO2 अभी बात हो रही थी, देन इसमें तुम TiO2 भी रख सकते हो। यहाँ पे जो इंडियम है ना, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, उसका भी एम्फोटेरिक रख सकते हैं।
ये कंफर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये सब आप रख सकते हो। Bi2O3 को भी मान रहा है बिस्मथ फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली। CdO एम्फोटेरिक। F ब्लॉक मेटल का मैक्सिमम ऑक्साइड बेसिक ही F ब्लॉक का है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। VO2 भी लिखा है, VO2, GeO2 जर्मेनियम ऑक्साइड, Sb2O5, AS2O5, मतलब मेनली है एसिडिक, लेकिन एम्फोटेरिक की कैटेगरी में रखा गया है। सर VO2 नहीं आता ना, मतलब मेनली बेसिक होगा, लेकिन एम्फोटेरिक एनसीईआरटी में बेसिक दिया, एनसीईआरटी में इसको सीधा सीधा बेसिक बोला। तो वही बोल रहा हूँ ना कि कंडीशनल बेस ये एम्फोटेरिक भी हो जाता है, इसीलिए कंफर्म में जो है मैं उसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। जो कंफर्म नहीं है, कंडीशनल बेस्ड है, इसमें चाहो तो और 10-20 लिख सकता हूँ कंडीशनल बेस्ड। VO2 दिया हुआ है ना, एसिडिक बेसिक दिया हुआ है। O4 दिया है, V2 O4 तो VO2 हो गया इसका हाँ, वो मतलब। तो क्या दिया वो? बेसिक दिया है, बेसिक दिया है, एम्फोटेरिक नहीं दिया। नहीं दिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से फिर हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं ऐसे समझो। मतलब लेस बेसिक V2O4 को बोला है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा ना, वो तो कंफर्म ही है ना। तो VO2 में +4 पे वेनेडियम, और वेनेडियम मैक्सिमम +5 पे जाता है, उससे ज्यादा तो जाता ही नहीं। अब +5 वाला ही एम्फोटेरिक है, मतलब +5 वाले में बेसिक कैरेक्टर तो होगा ही क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन चूंकि +5 पे चला गया इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी आ गया, है ना। तो VO2 मेनली तुम इसको बेसिक ही बोलना, लेकिन ये जैसे लिख दिया ना कंडीशनल बेस, इन सब में एम्फोटेरिक नेचर आ सकता है। फिर से बोल रहा हूँ कंडीशनल बेस्ड। चलो ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने भले इसमें 20 मिनट दिया, पता चला एक क्वेश्चन इसमें आ ही रहा है नीट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये पढ़ लिया ऑक्सोकेटायंस के बारे में थोड़ा बहुत जो लिखा है। बिसाइड ऑक्साइड ऑक्सोकेटायन स्टेबलाइज, फिर से वही लाइन लिख दिया है जो उधर लिखा था, याद करो। अभी पढ़ा था ना वेनेडियम का केटायन भी बनता है ऑक्सीजन के साथ, VO2+। हो सकता है तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि VO2+ में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। VO2+ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +5। VO+2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +4। इन दोनों केस में ऑक्सीजन -2 पे ही है ना। और एक ऑक्सोकेटायन में TiO+2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अगेन +4। तो ज्यादा नहीं, 3-4 ऑक्सोकेटायन के बारे में लिखा है, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप वाइज लिखा दिया बच्चे, S ब्लॉक, D ब्लॉक, फिर D ब्लॉक, P ब्लॉक में ग्रुप वाइज लिखा दिया। इसको याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लिखो, इन दोनों का प्रिपरेशन एक साथ पढ़ते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन भी एक साथ पढ़ेंगे। क्या है प्रिपरेशन में? K2Cr2O7 कैसे बनता है? K2Cr2O7 कैसे बनता है, इसके स्टेप्स क्या हैं? K2Cr2O7 बनाने के स्टेप्स आप देखोगे तो ये स्टेप्स वाला पार्ट मॉड्यूल में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ मिलेगा। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। क्या लिख रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एज वेल एज ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंस जरूर रखना पड़ेगा। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड, कैसे बना रहे हैं इसको? फेरस क्रोमाइड से। क्या है रिएक्शन जी? FeCr2O4, यही है ना। FeCr2O4 को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बैलेंस करके लिखने की जरूरत नहीं, रफली पहले याद कर लें।
डायरेक्टली कैसे बना रहे हैं? डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट which in turn are obtained by fusion of chromite ore. ये डायरेक्ट नेचर में मिलता है क्रोमाइट ओर, है ना? मॉड्यूल में क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, FeO.Cr2O3 है। सेम ही है, सेम डॉट मत रखो, फेरस है यहाँ पे। क्रोमाइट ओर को डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, तो पहले हमें मिल गया Na2CrO4 और क्या मिला? Fe2O3 प्लस CO2। ये पहला स्टेप है। देखो हमें सोडियम क्रोमेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। हमें क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। अब यहां से एक चीज रटना है कि येलो है और इसका नाम क्या है? सोडियम क्रोमेट। द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ए सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड। मतलब अभी जो वहां पे मिला है सोडियम क्रोमेट, उसको अगर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो ये येलो जरूर है, उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा जो ऑरेंज है। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप नेचर से क्रोमाइट ओर लिया, उसको सोडियम कार्बोनेट O2 से रिएक्शन कराया, बना दिया क्या? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को जब कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट सोडियम डाइक्रोमेट। एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो the latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with KCl। तो थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे Na2 लिख लेना। Na2Cr2O7 को जब तुमने KCl से रिएक्शन कराया तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये सॉल्युबल है, ये पूरा सॉल्ट सॉल्युबल है। धीरे धीरे क्या होगा? K+ Na+ को रिप्लेस करेगा, लेकिन जो बनेगा वो सॉल्युबल नहीं है, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है? प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड, द ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये भी तुम्हारा ऑरेंज ही है, K2Cr2O7। और देखो ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना प्यारा बात है, एनसीईआरटी ने जो क्रोमेट आयन है उसको येलो से दिखाया है और डाइक्रोमेट को ऑरेंज से दिखाया भी है। देखो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है, तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है CrO4- का, तो आप ऐसे बना लेना। CrO4- ये है, इसका नाम क्या है बच्चे? क्रोमेट आयन। इसका नाम क्या है? क्रोमेट आयन। एंड Cr2O7-2 क्या है? डाइक्रोमेट आयन। इसमें फिर से जैसे Mn2O7 में एक मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज बॉन्ड था, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड होगा। सो ये दोनों आयन का स्ट्रक्चर बना के रखो। सीधा से डबल बॉन्ड निकाल दो। कहाँ पे? O-। हाँ, ये तुम्हारा ऑरेंज है, ये येलो है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये क्रोमेट आयन है। याद रख सकते हैं, दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज क्रोमेट। ओके, 3 स्टेप में प्रिपरेशन करो, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी लिखिए। H+ कौन से एसिड से है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऑरेंज है और सॉरी येलो है, ये ऑरेंज है, और एक चीज इसका शेप टेट्राहेड्रल है। इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। ये भी 2 टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? नहीं, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ है, देख लो। डाइक्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है एंड क्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है।
सर एक डाउट है। तो आपने बोला कि जो K2Cr2O7 है वो लेस सॉल्युबल है ना? हाँ Na2Cr2O7 से। पर ये दोनों सोलूबल है, ठीक है। हाँ। ये भी सोलूबल है, एक सॉल्यूशन में ये भी सोलूबल है, लेकिन जब वो कांटेक्ट में आया तो ये और ये आपस में जुड़ के जो K2Cr2O7 है वो नीचे सेटल हो जाएगा। बल्कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में घूमता भी रहेगा, ऐसा हो सकता है। ये दोनों का कलर तो सेम है ना, तो डिस्टिंग्विश वैसे तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, कलर तो सिर्फ इसके वजह से, सोडियम आयन और K+ की वजह से हाँ, तो नहीं। वही ना, कलर की वजह से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता मैं, तो ऊपर नीचे सुपर डिफरेंट के फॉर्म में ही देखना पड़ेगा। नहीं, शुरू में भी जब वो कलर्ड था तो उस Na+ के वजह से नहीं था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कलर के में हाँ, मैं समझ गया। डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते अपन इन दोनों को। क्योंकि ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट लिखा है, मतलब फिर Na2Cr2O7 जो है उसका सॉल्यूशन में रहेगा एंड दिस विल क्रिस्टलाइज आउट। नहीं, Na+ और KCl सॉल्यूशन में रहे, मतलब सॉरी हाँ, वही। NaCl सॉल्यूशन में रह जाए, NaCl। तो वो क्रिस्टलाइज करेगा ना सर K2Cr2O7। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब है टाइट्रेशन ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डन डन, प्रिपरेशन डन। ये रटना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्रोमाइट और फेरस क्रोमाइट से पहले सोडियम क्रोमाइट बनता है, सॉरी क्रोमेट बनता है। क्रोमाइट और को सोडियम कार्बोनेट और O2 से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। और लास्ट स्टेप बड़ा सिंपल है, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्शन कराओ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। स्टेप्स इजी है, याद करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन के बाद ही लिख दिया है वो, सर एक देखो यहाँ पे लिखा है CrO4 -2। हाँ, मैं वही बोल रहा था, जब CrO4 माइनस हो जाएगी तो +7 में चले जाएगा वो। नहीं, यहाँ पर भी -2 ही होना चाहिए, मैंने गलत लिखा हाँ, है, वही। -2, ठीक है। ये ना बच्चे, अगर एसिडिक मीडियम में रख दोगे, मतलब ये येलो है तो ये बनता है डाइक्रोमेट ऑरेंज। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से मीडियम में क्रोमियम का आयन, जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है, उसका कलर क्या होगा। तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑरेंज कलर। और यही ऑरेंज कलर बेसिक मीडियम में रख दोगे तो वो किस में चला जाएगा, येलो में। ये एनसीईआरटी में लिखा है। मतलब तुमसे कभी कभी पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में है तो कौन सा कलर, तब तो एसिडिक मीडियम वो स्टेबल है ही तो ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में है तो वो डाइक्रोमेट नहीं रहेगा, फर्दर वो किस में चला जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। तुम लोग अभी भी ना एनसीईआरटी मेरे हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो। मतलब मैं जैसे चाहता हूँ कि आप एक एक लाइन क्वेश्चन देखो, बीच में मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरह से पढ़ना है डीएनए ब्लॉक। मैं अभी नोट्स देखा भी तो मुझे लग रहा है कि अभी इस तरह का एनसीईआरटी लाइनर और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डालूं नोट्स में, क्या डन। लिखो KMnO4 अभी पहले कर लेते हैं, फिर दोनों का इकट्ठे रिएक्शंस देखेंगे। फिर से याद रखना, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट ज्यादा स्टेबल है तो ऑरेंज होगा, बेसिक मीडियम में CrO4 -2 ज्यादा स्टेबल है क्रोमेट तो वो येलो होगा, ठीक है। नाउ KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ते हैं बच्चे। दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर हम दोनों का रिएक्शंस पे बात करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3. This produces the dark green K2MnO4 which disproportionate in neutral or acidic solution to give permanganate ion. पर्पल कलर। हाँ, यहाँ पे कलर भी मेंशन है, पर्पल ही है।
ग्रीन है MnO4-2 और MnO4-1 पर्पल कलर है। तो पहले प्रिपरेशन का स्टेप्स लिखें क्या, कैसे होगा, कैसे बनेगा ये बताओ। Mn पहला स्टेप क्या है, MnO2KOH नहीं प्लस O2 क्या बन गया K2MnO4 और ये कैसा कलर है, ग्रीन, राइट, डार्क ग्रीन। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह भी यूज करते हैं, मॉड्यूल में थोड़ा और अच्छे से रिफाइंड वे में लिखा होगा, लिखा है देखो, मतलब बस रिएक्शंस दिए उन्होंने, सेम एग्जैक्ट एनसीईआरटी। हाँ ऑलमोस्ट सेम, तो एनसीईआरटी में दूर दूर करके लिखा उन्होंने, एक साथ नीचे कर दिया है बस। एनसीईआरटी फॉलो करो, क्या है बताओ एनसीईआरटी में क्या लिखा है। दिस प्रोड्यूसेस क्या लिखा है, MnO2 को जब KOH से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 तो बन गया पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट आयन, नहीं पर मैग्नेट नहीं बना, पोटेशियम मैग्नेट आयन बना। दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन potassium magnet which disproportionate in neutral or acidic medium to give, मतलब डायरेक्टली जो यहाँ पे ये बना इसको थोड़ा बहुत एसिडिक मीडियम में रख दो तो क्या बन जाएगा KMnO4, बस इतना ही लिख के रखो, इससे ज्यादा मत रखो, है ना। तो एक डाउट है, बोलो। अब उधर परऑक्सी बॉन्ड तो नहीं है, तो परमैंगनेट क्यों बोल रहे हो अपन? नहीं, ये नाम लिखने का तरीका है, जैसे क्लोरीन का 4 एसिड बनता है, हाँ, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उसको तो परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो उसके वजह से लगा है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसका जो आयन होता है ना ClO4- पर क्लोरेट आयन, और ये क्लोरेट आयन होता है। हाइपोक्लोराइड नहीं, ये है हाइपोक्लोराइड क्लोराइड और ये है क्लोराइड। है। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये है क्लोरस एसिड, ये है क्लोरिक एसिड और ये है पर क्लोरिक एसिड। आगे सिखाएंगे। पता है अगर किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का, अगर एक ही ऑक्सी एसिड बनता है तो उसके लास्ट में सिर्फ एक लगाते हैं। जैसे कार्बन के एक ही बनते हैं ऑक्सी एसिड तो कार्बोनिक लिख देते हैं। नाइट्रोजन के 2 बनते हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। फास्फोरस के 3 बनते हैं, हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस एंड फास्फोरिक, लेकिन क्लोरीन के 4 बन रहे हैं। तो हाइपोफॉस्फोरस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, सिर्फ क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, ये तरीका है लिखने का। तो इसीलिए इसके एक तरह से 2 एसिड बने हैं। देखो मैग्नीज के 2 एसिड H2MnO4 एंड HMnO4, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, मैग्निक एसिड, और इसको पर मैग्निक एसिड बोलना पड़ेगा। तो मैंगनीज और मैंगनीज क्यों नहीं बोल सकते? मैंगनीज और मैंगनीज नहीं, मैंने बोला ना सिर्फ एक होता है तो एक, और 2 होता है तो अस और इक। तो वही बोल रहा हूं, तो मैंगनीज और मैंगनीज क्यों नहीं बोल सकते? और भी है ना इसके बहुत सारे, इसके बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं ना। हाईएस्ट पे जो गया तो उसको पर ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ 2 नहीं बने हैं, ठीक है, सिर्फ 2 नहीं बने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने क्या किया, MnO2 को KOH से रिएक्शन कराया, पहले तुम्हें क्या मिल गया, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तुम यहाँ पे ये आयन का नाम भी लिख लेना, MnO4-2 मैग्नेट आयन है, MnO4-1 पर मैग्नेट आयन, ऐसे रखना पड़ेगा। दिस इज मैग्नेट आयन, दिस इज पर मैग्नेट आयन, लिख के रखो जल्दी से, मैग्नेट आयन एंड पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन यहाँ पे लिख लेना, ये डार्क ग्रीन है और ये तुम्हारा पर्पल है, ठीक है। डार्क ग्रीन नहीं बोल रहे मतलब, एनसीईआरटी डार्क ग्रीन ही लिखा है ना। नहीं एनसीईआरटी में अच्छा, दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4। वो जो साइड में डायग्राम है उसमें बस ग्रीन दिया है वो। हाँ नहीं, वहां पे लिखा है
अच्छा एक चीज और क्या दिख रहा है, कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। दो मेथड है बच्चे, ये पहला मेथड है प्रिपरेशन का और दूसरा रेडॉक्स टाइप मेथड है। कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट आयन। तो कॉमर्शियली जो बनाने का तरीका है उसको मैं लिख देता हूं। बोलो, पहले तो ये नॉर्मल मेथड है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका क्या मेथड है देख के आप देखो, मैं बैलेंस करके नहीं लिखा रहा हूं, इतना याद हो गया तो काम हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग हियर इज नॉट ए बिग डील, रेडॉक्स आता है वो तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करना है, कॉमर्शियल मेथड के जैसा लिखा है वही लिख देता हूं। MnO2 को तुमने KOH फ्यूज्ड विथ KOH एंड यहाँ KNO3 भी यूज कर रहे हैं, तो पहले बन गया मैग्नेट। मुझे लगता है जो अभी स्टेप लिखा उसी को फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, वही स्टेप्स है। वहां पर भी तुमने क्या देखा था, MnO2 को KOH से रिएक्शन कराया था तो बना था K2MnO4। और यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, रेडॉक्स टाइप है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो बन जा रहा है पर मैग्नेट आयन। बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ अल्कलाइन है, ऐसे हर जगह अल्कलाइन ही है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे एक फर्क है जी, इससे पहले क्या था, इससे पहले वाले स्टेप में क्या था, जो मैग्नेट आयन था उसको न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में रखे तब वो पर मैग्नेट में गया। अब देखो इससे पहले वाले दूसरे स्टेप में H+ लिखा है, एनसीईआरटी ने ऊपर भी H+ लिखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक से बना रहे हो तो बेसिक मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइटिक से बना रहे हो तो इससे पहले वाला जो स्टेप लिखा है उसमें देखो सेकंड स्टेप में H+ डाला है। नॉर्मल तरीके से अगर बना रहे तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम, और इलेक्ट्रोलिसिस से करा रहे हैं तो कैसा मीडियम है, बेसिक। ठीक है, एक और मेथड यहाँ पे लिखा है, इन लेबोरेटरी Mn+2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट टू परमैग्नेट। एक और थर्ड रिएक्शन भी लिख लो, Mn+2 को अगर H2O8-2 से रिएक्शन करा रहे हैं तब बन जाता है ये MnO4-। एक और ये लिख के रखो, प्लस सल्फेट, प्लीज ये भी लिख के रखिए, इसको बैलेंस करा देंगे हम लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, Mn+2 का सॉल्ट लेना है, ये पता है डाइपेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O8 जो है वो डाइपेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, ओलियम नहीं, H2SO8। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है बच्चे, इससे जो दो एनायन निकलता है ना इससे, उसको हम बोल रहे हैं डाई पेरोक्सो सल्फेट। यहां से H+ निकला, यहां से H+ निकला, तो क्या बचा, H2O8-2। फिर से थर्ड मेथड क्या लिखा है, लेबोरेटरी मेथड है, ये कॉमर्शियल मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है। इन लेबोरेटरी मेथड Mn+2 ion salt is oxidized by peroxo disulfate to permanganate। बस इतना लाइन रट लेंगे काफी हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है पोटेशियम permanganate forms dark purple almost black crystal which is also isostructural with KClO4। मतलब KClO4 और KMnO4 दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है। क्यों आइसोस्ट्रक्चरल है, K+ तो मैच कर गया, ClO4- का स्ट्रक्चर और MnO4- का स्ट्रक्चर क्या सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, बोलो। देखो दोनों टेट्राहेड्रल है। अच्छा ये ध्यान रखना, MnO4- ऑलमोस्ट ब्लैक, ये डार्क पर्पल। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर फिर से मैं बता दूं, एक बार फिर लिख देता हूं। ये तुम्हारा ग्रीन है
और इसके स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव दिखाओ। टेट्राहेड्रल ये भी, ये है मैग्नेट आयन और ये है पर मैग्नेट आयन। देखो ये दोनों याद करके रखो, ये तुम्हारा पर्पल और ये ग्रीन, ओके, ये ग्रीन ये पर्पल, इसका नाम क्या है? पर मैग्नेट। इसका नाम क्या है? मैग्नेट। लिखिए जल्दी लिखिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है यहाँ पे, पर मैग्नेट आयन जो है पैरा है, और सॉरी मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक है और पर मैग्नेट आयन डाईमैग्नेटिक है। आप एक बार वहां आगे लाइन पढ़ोगे तो लिखा है यहाँ पे कि द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स डाईमैग्नेटिज्म along with the temperature dependent weak paramagnetic। मतलब मैं बताऊं, पहले इतना लिख लो फिर मैं समझाता हूँ यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। पर मैग्नेट कलर्ड जरूर है, कलर का रीजन वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज ट्रांसफर रीजन है। कभी कभी ऑल्दो यहाँ आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कलर क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड योर स्कोप। अब देखो पढ़ के देखो, इंटेंस कलर है और डाईमैग्नेटिक है। MnO4 माइनस के बारे में क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ, जहां पे आइसो स्ट्रक्चर है उसके बाद वाला पैराग्राफ का बात कर रहा हूं। MnO4 माइनस 2 एमओटी को बियॉन्ड स्कोप बोल दिया, मतलब पॉलीएटॉमिक का तो नहीं पढ़ना है ना आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये ग्रीन भी है और ये पैरा भी है, ध्यान रखना। और MnO4 माइनस ये कलर है पर्पल, राइट, लेकिन इसके जो कलर का रीजन है ना वो डी ट्रांजिशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। इसके कलर का रीजन है चार्ज ट्रांसफर। इसके कलर का रीजन क्या है, क्या कर रहे हैं, ठीक। इसके कलर का रीजन क्या है, जो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बियॉन्ड है ना, चार्ज ट्रांसफर। और वो भी किसका पार्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, जो आपको पॉलीएटॉमिक का नहीं पढ़ना है। और ये पैरा ही है, डाई है, डाईमैग्नेटिक। लेकिन एक चीज लिखा है, समटाइम्स टेम्परेचर के बेसिस पे इसमें पैरामैग्नेटिज्म भी आता है। देखो वहां लिखा है, फिर वो तो इलेक्ट्रॉन उड़ रहा होगा उसके साथ होगा ना, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो हो सकता है वो पैरा बन जाए। तो वो इलेक्ट्रॉन उड़ने की वजह से बना हुआ है ना पैरामैग्नेटिक। हाँ, लेकिन अगर पूछ दिया तो आप इसको पैरा ही डाई ही बोल के आना, ठीक है। समझ में आया क्या लिख रहा है, टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। पहला क्या, इंटेंस कलर। कलर का रीजन क्या है इस आयन का, अच्छा यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से कलर्ड है। यहाँ रीजन कुछ और है, यहाँ पे रीजन कुछ और है। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी तक थोड़ा बहुत भी पता है कि कलर क्यों होता है कोई भी आयन। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बस इतना बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होने के चांसेस ज्यादा है। कहीं कहीं पे कलर फ्लेम टेस्ट की वजह से भी समझ में आता है, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है।
उसके बाद और क्या लिख रहा है यहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स बने हैं वहां पे पाई बॉन्ड किसके बीच में है, पाई बॉन्ड किसके बीच में है इसके स्ट्रक्चर में। एनसीईआरटी में लिख दिया है कि यहाँ पे जो 3 पाई है, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है, और सिग्मा कितने हैं, 4 है, और ये पाई बॉन्ड ना P और D ओवरलैपिंग से बना है। एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे लिखा है the magnet and permanganate ions are tetrahedral, the pi bonding take place by overlap of p orbital of oxygen and d orbital of manganese. In fact जो मैग्नेट आयन लिखोगे उसमें भी पाई बॉन्ड जो 2 बने हैं, मैग्नेट आयन में पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चे, 2 ही है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और ये पाई बॉन्ड भी किस तरह से बना है, pd ओवरलैपिंग से। यहाँ पे तीनों पाई बॉन्ड किस तरह से बने हैं, पीडी ओवरलैपिंग से। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। द ग्रीन परमैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट परमैग्नेट इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू अब्सेंस। यहाँ तो लिख ही दिया डायमैग्नेटिक है, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। यहाँ तक ध्यान में रख सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो आगे, ये दोनों के दोनों K2Cr2O7 एंड KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में यूज होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में, है ना, इसका यूज होता है KMnO4 एंड K2Cr2O7 का। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके अलग से सिलेबस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, जहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना होता है। तो सीबीएसई के भी प्रैक्टिकल्स के लिए है ना, तो इसमें लिख लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ किसको क्या ऑक्सीडाइज करता है, नहीं करता है। सर ये अगर आप दिखा देते तो मजा आता था। अभी लिखा रहा हूँ मैं, दिखा देते थे। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट लैब में तुमने किया है वो एक्सपेरिमेंट कभी? बहुत पहले 4 साल पहले। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया फिलहाल के लिए। देखो 3 साल पहले लिखो, both are K2Cr2O7 and KMnO4 are excellent oxidizing agents and used in volumetric analysis, oxidation reduction titration as a oxidizing agent. Both KMnO4 and K2Cr2O7 are excellent oxidizing agent, strong oxidizing agent. Both are excellent oxidizing agents, strong oxidizing agents. लिखा, and frequently used in oxidation reduction titration bracket में volumetric analysis. In oxidation reduction titration bracket में लिखो volumetric analysis. आराम से आगे लिखो, KMnO4 act as oxidizing agent in weakly basic medium, strongly basic medium as well as in acidic medium. KMnO4 act as oxidizing agent in weakly basic medium, strongly basic medium as well as in acidic medium. स्ट्रांगली आते हैं weakly acid Weakly acidic, neutral, almost neutral या strongly basic. Weakly basic
और न्यूट्रल सेम मानो, स्ट्रांगली बेसिक भी है, और लास्ट में है एसिडिक। मतलब एसिडिक एसिडिक में भी, एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव होता है, स्ट्रांगली बेसिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव होता है, और न्यूट्रल या वीकली बेसिक में भी यूज होता है। ये ध्यान में रखेंगे। बोलो, अब मैं चाहता हूं कि इसको जो रेडॉक्स में तुम हाफ सेल बैलेंस करते थे उसको बैलेंस करके दिखाओ। Mn+2 जाता है MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन जाता है Mn+2 में एसिडिक मीडियम में, ये रटना है। MnO4 माइनस Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में। तो मैंने 11 में जिन लोगों को रेडॉक्स पढ़ाया है तो इसका बैलेंस करना है AOCH मेथड से मैंने बैलेंस किया है, आउच है ना। सबसे ऐसे अब तुमने जिस मेथड से भी सीखा होगा इसको बैलेंस करके देखो। से करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये पहला है एसिडिक मीडियम में कहां से कहां जाता है और रटना है। तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जाता है Mn+2 में। सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीज यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो पहला स्टेप सिंपल है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ वो पहला स्टेप है। सबसे पहले होता है बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। दूसरा स्टेप होता है टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या है दूसरा स्टेप? टोटल लॉस और गेन, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। +7 से +2 गया है, ये तभी पॉसिबल है जब 5 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। +7 से +2। तीसरा स्टेप है चार्ज बैलेंसिंग, C फॉर चार्ज, A फॉर एटम बैलेंस, O फॉर टोटल लॉस गेन ऑक्सीडेशन नंबर, C फॉर टोटल चार्ज बैलेंसिंग। इधर नेट चार्ज है -6 और उधर नेट चार्ज है +2। एसिडिक मीडियम में दोनों तरफ प्लस चार्ज बराबर करते हैं। इधर +2 है तो इधर भी +2 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 8H+ यहाँ लिख देंगे, जो है एज इट इज रहने दो। अभी देखो चार्ज बैलेंस हो गया। एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करते हैं चार्ज बैलेंस के लिए और दोनों तरफ प्लस चार्ज को बराबर करते हैं। इधर नेट चार्ज -6 कैसे है, एक माइनस यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, टोटल माइनस चार्ज कितना है इधर -6 और इधर +2, तो दोनों तरफ +2 करने के लिए इधर 8H+ ऐड कर दिया। अब इधर नेट प्लस चार्ज कितना है, 1 माइनस और 5 माइनस 6 माइनस +6 8 हो गया, तो नेट कितना बचा +2। अरे 1 माइनस यहाँ और 5 माइनस इधर है, कितना नेगेटिव हो गया, -6 हुआ और +8 है, तो नेट कितना बचा +2। लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंसिंग यूजिंग वाटर। तो इधर हाइड्रोजन 8 है उधर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, वाटर, है ना। तो एसिडिक मीडियम में ये है पर मैग्नेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन एसिडिक मीडियम, इसीलिए इसका एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर 5 है। n factor is the number of moles of electron lost or gained per mole of the given substance. n factor is the number of mole of electron lost or gained per mole of the given substance. n factor is the number of mole of electron lost or gained per mole of the given substance. per mole of oxidizing, देखो ना यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका n फैक्टर कितना है 5। समझ में आया जी। अच्छा, यही अगर बेसिक मीडियम में होगा MnO4 माइनस 2 में जाता है, ये कौन से मीडियम में जा रहा है, ये जाता है स्ट्रांगली बेसिक में। ये कौन से मीडियम में है, और इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देना और कुछ करना ही नहीं। स्ट्रांगली बेसिक ये किसमें है,
स्ट्रॉन्गली बेसिक में हाई पीएच, स्ट्रॉन्गली बेसिक मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक में एक तरह से अब यहाँ क्या पता चल रहा है, एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं, लेकिन ये जरूर आ रहा है कि स्ट्रॉन्गली बेसिक में ये स्टेबल नहीं है। स्ट्रॉन्गली बेसिक में ये स्टेबल, पर मैग्नेट स्टेबल नहीं। कौन ज्यादा स्टेबल है? मैग्नेट। और थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है न्यूट्रल या वीकली बेसिक में ये MnO2 में जाता है। अच्छा, यहाँ पे n फैक्टर 1 है बच्चे। n फैक्टर कितना है पर मैग्नेट आयन का इन स्ट्रॉन्गली बेसिक? 1। और इन क्या न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 में जाता है। इसका बैलेंसिंग तुम खुद करना। यहाँ पे n फैक्टर 3 +7 से +4 गया है। याद आ रहा है कुछ रेडॉक्स टाइट्रेशन में सब पढ़ाया गया होगा। रेडॉक्स में ये सब पढ़ाते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ाते हैं, है ना। अभी रिपीटर बैच में मैंने ये प्रिपरेशन रेडॉक्स में ही करा दिए सारे। होमवर्क दिया था, उनको बोला था पढ़ो, सारे रिएक्शन बैलेंसिंग करके बता दिया। ठीक है। नाउ एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नोट में लिखो K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली इन एसिडिक मीडियम, जबकि KMnO4 तीनों मीडियम में था, लेकिन K2Cr2O7 ये अगर पूरा लिख लिया हो तो लिखना K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली इन एसिडिक मीडियम, और उसमें मैं लिख देता हूं CrO3-2 जाता है Cr+3 में एसिडिक मीडियम में। इसको मैं डायरेक्टली KOCH मेथड से बैलेंस करके लिख देता हूं, है ना। डायरेक्टली मैंने बैलेंस करके भी लिख दिया। इस केस में n फैक्टर होता है 6। डाइक्रोमेट आयन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, इसके 3 वेरिएशंस नहीं पढ़ने आपको, इसके 3 वेरिएशंस नहीं पढ़ने हैं। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में Cr+3 पे जाता है, +6 से +3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब n फैक्टर 3 नहीं है 6 है, क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम, दोनों क्रोमियम मिला के +12 और यहाँ दोनों क्रोमियम मिला के +6, तो नेट 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ सब्सटेंस 6 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सब जो दिख रहा है आपको 3-4 केसेस, ये सब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मरे जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना चाहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक है, देखो आगे MnO4 माइनस Mn+2 में जाता है, एसिडिक मीडियम में जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो एसिडिक मीडियम में KMnO4 से टाइट्रेशन करता है, तो उसमें सबसे पहला नाम दिया हुआ है H2S का।
फिर SO2 भी है, नाइट्राइट आयन है, फेरस आयन है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, ऑक्सलेट है, एंड थायोसल्फेट है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो KMnO4 से रिएक्ट करके KMnO4 को +2 में भेजता है। तो खुद कहाँ जाता है ये रखना पड़ेगा। H2S KMnO4 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके सल्फर बनाता है, SO2 रिएक्ट करके सल्फेट बनाता है, नाइट्राइट नाइट्रेट बनाता है, फेरस फेरिक बनाता है, Cl माइनस Cl2, Br माइनस Br2, I माइनस I2, ऑक्सलेट CO2 में जाता है। ऑक्सलेट किस में जाता है? CO2 में। और थायोसल्फेट S4O6 माइनस 2 में जाता है। फेरस से फेरिक में जाएगा ना? फेरस फेरिक में जाएगा, सही बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 से +2 जाता है। तो वी हैव लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो इन NCERT। किसको कहां से कहां भेजता है वो भी रखना पड़ेगा। KMnO4 ये तो कंफर्म है, ये +7 से +2 में जाएगा। अगर वहां KMnO4 का H2S से रिएक्शन दिया होगा, ओवरऑल देखो किस तरह से रेडॉक्स के बैलेंसिंग करोगे, बताएं। ये बात ना बच्चे तुम 10 बार 20 बार 50 बार रटते रहोगे, याद नहीं होगा। यहाँ फोकस करोगे और थोड़ा रेडॉक्स का रिवीजन होगा तभी याद होगा। ये रेडॉक्स में बैलेंसिंग आता है तो ये बात तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है। ये डायग्राम से देखो क्या करना है। अभी घर पे क्या होमवर्क करना है मैं बताता हूँ। इस डायग्राम में तुमको रिएक्टेंट में लिखना है MnO4 माइनस प्लस H2S। रिएक्टेंट क्या क्या है? MnO4 माइनस H2S। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोडक्ट में तुम्हें Mn+2 एंड सल्फर लिखना है। And you have to balance this reaction using AOCH method। मेरे बात समझे क्या होमवर्क है? अभी मैंने स्केलेटन रिएक्शन लिख दिया, आपको इसको घर पे बैलेंस करना है। तो इस तरह से कितने रिएक्शन बैलेंस करने हैं? 9 रिएक्शंस। तो क्या होगा? रेडॉक्स का यूज आएगा। अगर रेडॉक्स नहीं आता तो उसके लिए रेडॉक्स पढ़ोगे, तब बैलेंसिंग सीखोगे, फिर बैलेंसिंग करोगे। आप देखो ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट वहां पे कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखा है, आप देख लो। KMnO4 का रिएक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस फॉर्म में लिखा है। देखिए आप ये होमवर्क ऑलरेडी देख चुके हो। आप 20 बोले थे, इसलिए 20 लिखने चाहिए। हाँ रेडॉक्स इस समय, लेकिन यहाँ पे देखो ना बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो H2S मतलब सल्फाइड, ये वाला रिएक्शन देखो ना, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड 2। ये पूरा इसको जब बैलेंस फॉर्म में लिखोगे ना आयनिक फॉर्म में, तो ऐसा लिखा है 5S-2 है ना, +2 MnO4 माइनस। ये जो है ना 5S-2 ये इसी से आया है। H2S नहीं लेके क्या ले लिया हमने? H2S नहीं लेके S-2 ले लो, क्योंकि सल्फर में -2 पे +16H plus gives twice of Mn+2 plus 5 sulfur plus 8H2। समझ में आ रहा है? अब पता है एक एक्सेस देता हूं तुम्हें बैलेंस करने का, एक और इजी तरीका देता हूं। नहीं, इसको तो तुमने बैलेंस कर ही लिया ना, ये तो तुम्हें बैलेंस फॉर्म में याद है। ये अभी बैलेंस किया था ना। एसिडिक मीडियम में अगर ये याद है तुम्हें, गौर कर सब लोग, एसिडिक मीडियम में अगर याद है तुम्हें, ये तुमने क्या लिख दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन लिख दिया। रिड्यूसिंग एजेंट का भी लिख दो यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में। H2S से क्या? सल्फर। इसको कैसे बैलेंस करोगे? -2 से 0 पे गया है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, नहीं हुआ है? -2 से 0 पे गया है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी फिर से मैं AOCH ही लगा रहा हूँ।
H2S से S बन रहा है, हमें दिख रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें पहले स्टेप करना नहीं है। दूसरा में टोटल लॉस गेन निकालो, तो यहाँ -2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब 2 मोल का लॉस है। दूसरा स्टेप भी डन। तीसरा स्टेप चार्ज बैलेंस करना है, इधर न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, 2H तो यहाँ 2H प्लस जोड़ दो। उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 5। अब इन दोनों को इस तरह से ऐड करो ताकि लॉस गेन बराबर हो जाए। तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से? 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऐड कर दो, वही आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल तो बैलेंस्ड है। फिर लास्ट स्टेप है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल को इस तरह से ऐड करो कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, हो जाएगा, फिर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ मेनली देखो, रिडॉक्स बैलेंसिंग अगर आता है तो मेनली ये रटना बहुत जरूरी है कि पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, ये तो रट्टा मार लिया है, लेकिन H2S को कहां ले जाता है ये भी रटना है। थायोसल्फेट को कहां ले जाता है याद करना है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, हो सकता है। थायोसल्फेट को S4O6-2 में ले जाता है। अच्छा एक चीज और देखो, मजेदार बात, कभी कभी बोल देगा MnO4- एसिडिक मीडियम में कौन से हैलाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, फ्लोराइड को। फ्लोराइड को F2 में नहीं ले जा सकता है, Cl2Br2I2 को ले जा रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? और ये भी क्यों पता है, यहां से यहां आने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.52 वोल्ट है। MnO4- से Mn+2 आने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि Cl2 से Cl- जाने का 1.36 है। तो मुझे बताओ MnO4- जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.52 है और F2+2 इलेक्ट्रॉन गिव ट्वाइस ऑफ F-, ये 2.87, क्या इन दोनों को कपल करोगे तो ये रिवर्स होगा, ये नहीं होगा। अगर इतना आइडिया है कि F2 से F- में 2.87 होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, इन दोनों को कपल करोगे तो ये रिवर्स नहीं हो, ये रिवर्स नहीं होगा। इसकी SRP ज्यादा है ना बच्चे, तो एज इट इज चलता रहेगा और इसको रिवर्स कर देगा। मेरी बात आ रही है समझ में? और अभी एक एग्जांपल देखा भी था तुमने कि Mn लेबोरेटरी में MnO4- H2O8- 2 से रिएक्शन करते थे तो MnO4- बनता था। मतलब H2O8- 2 का भी औकात है इसको रिवर्स करने का। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वाले डायग्राम से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा हैलाइड है जो एसिडिक मीडियम में MnO4- से रिएक्ट नहीं करेगा? मतलब MnO4- Mn2+ में नहीं जाएगा और हैलाइड X2 में नहीं जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? अच्छा ये सारे बैलेंसिंग जो 9 रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है कर लोगे? बोलो, ये हटा दो। ये डायग्राम से जल्दी याद हो जाता है, इसका स्टिकी नोट बना के रखो, लास्ट डे तक भी याद हो गया तो काम हो जाना है। जरूरी है कि अभी रातों रात याद हो जाएगा। MnO4- MnO2 में जाता है वीकली एसिडिक में, और इसमें रट लेना Br4- Bro3- में जाता है, Br-, I- B IO3- में लेके जाता है, H2O3- 2 ये जाता है SO4- 2 में, और खुद Mn+2 MnO2 में जाता है। ये 4 एनसीईआरटी में दिया, उतना ही लिख रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। डिस्प्रोपोर्शनल हो जाएगा फिर, बोल सकते हो। नहीं, यहाँ पे ये रहेगा, रिएक्टेंट में ये और ये रहेगा, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनल कॉम प्रोपोर्शनेशन हो कॉम जाएगा। प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रिएक्टेंट में ये और ये रहेगा, प्रोडक्ट में MnO2 रहेगा। फिर से यहाँ पे 4 रिएक्शन और बैलेंसिंग है, लेकिन कौन से मीडियम में? बेसिक में, है ना? देखो दिक्कत क्या है मैं बताऊं, अगर तुमसे बोला जाए
कि एक कंटेनर में ब्रोमाइड आयन है, गौर करना क्या पूछ रहा हूं, ये हटा सकते हैं क्या? एक कंटेनर में ब्रोमाइड आयन है, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है उसका थोड़ा आइडिया देता हूं तुम्हें। क्यों मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन तुमसे नहीं बनने वाला है अगर तुम्हें ये याद नहीं है। बोला जाता है कि एक कंटेनर में ब्रोमाइड आयन है और उसको टाइट्रेट करा रहे हैं KMnO4 से, और मीडियम हमने रखा है बेसिक। मीडियम क्या रखा है? बेसिक। जो KMnO4 यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम कितना यूज कर रहे हो पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, इसका नॉर्मलिटी कितना यूज हुआ है पता चल जाएगा। और KMnO4 जैसे यहाँ आएगा Br- से रिएक्ट कर जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 आ रहा है, Br- से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुमको याद ही नहीं है कि Br- एसिडिक मीडियम में कहां जाता है और बेसिक मीडियम में कहां जाता है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। यहाँ जैसे ही मीडियम बेसिक है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा बच्चे कि ये रिएक्शन है MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये लिखना पड़ेगा। अब मैं बताऊं इसका एन फैक्टर कितना है? 3, और इसका एन फैक्टर है -1 से +5, एन फैक्टर है 6। समझ में आ रहा है? हमें नहीं पता कि Br- की कितने मोल है। सपोज यहाँ पे Br- का x मोल है, कितना हमें नहीं पता वो कितना है। KMnO4 जो यूज करोगे उसके बारे में आइडिया होगा तुम्हें। KMnO4 जो यूज करोगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और एक और तरीका बताता हूं, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 यहाँ पर्पल कलर है, जैसे जैसे रिएक्ट करेगा कलरलेस होता जाएगा। तुमने 2 ड्रॉप डाले, 10 ड्रॉप डाले, डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। जैसे KMnO4 डाला और कलर वहां रिटेन कर गया, इसका मतलब Br- बचा नहीं है। इसका मतलब Br- उस समय टाइट्रेशन को रोक दो, उस समय यहाँ कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो निकाल दो। क्लियर है? नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम फार्मूला यूज करो, क्योंकि टाइट्रेशन में तुम इसका वॉल्यूम यूज करते हो और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या यूज करोगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में लेना, तभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर वॉल्यूम ml में रख दिया तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। गुड टू गो। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए x into 6 यूज करो, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर भी होता है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहां से x आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अननोन सब्सटेंस का मोल या मोलारिटी या नॉर्मलिटी निकालना यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन whose molarity normality is already known is called volumetric analysis. Unknown substance, यहाँ पे पता है Br- का हो सकता है वॉल्यूम दिया रहे, मोलारिटी ना दिया हो। Br- का क्या दिया हो? वॉल्यूम। तो पता चला यहाँ भी फॉर्मूला हमें क्या लिखना पड़ रहा है? N2V2। तो V2 पता है, N2 निकल जाएगा। N1V1 of oxidizing agent, N2V2 of reducing agent। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। कब कौन यूज करना पड़ जाए जरूरत डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे कि आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, N by Na पढ़ा है, वॉल्यूम बाय 22.4 पढ़ा है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये सब होता है, ये सब है ना। उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूला होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन रहेगा कि
एक बीकर में Br माइनस है, लैब में जाओगे ना तो हो सकता है लैब टीचर तुमको एक Br माइनस का सोल्यूशन दे देंगे, तुम्हें बोलेंगे ले जाओ Br माइनस और बताओ इस सोल्यूशन में Br माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मलिटी, और तुमको बोलेगा तुम इसके लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज कर सकते हो। जो KMnO4 यूज करोगे उसका नॉर्मलिटी वहां पे लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी लिखा रहता है, ठीक है। अब तुम जाके टाइट्रेशन शुरू किए, यहाँ पे रिमूव करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, ऐसा रहता है सेटअप। जैसे जैसे यहाँ इस बीकर में, और अच्छी बात है जो सॉल्यूशन तुम लोगे ना उसको तुम मेजर भी कर सकते हो, उसका वॉल्यूम क्या है, बीकर वगैरह रहेगा, अरे ऐसा नो, लेकिन देख के थोड़ी नॉर्मलिटी बता दोगे उसका, नॉर्मलिटी देख के नहीं बता सकते ना, नॉर्मलिटी मेजरमेंट नहीं कर सकते बीकर में डाल के, वो निकालना पड़ता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। तो अब बारी बारी से KMnO4 डालोगे, यहाँ पे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, KMnO4 जैसे यहाँ आएगा पहले पर्पल थोड़े समय के लिए दिखेगा, फिर गायब, फिर दिखेगा, फिर गायब। एक ऐसा समय आएगा जब KMnO4 रिटेन करेगा अपना कलर को, मतलब उस समय Br माइनस नहीं बचा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला बट रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, और चूंकि मीडियम बेसिक है तो ये देखना आना चाहिए कि Br माइनस कहाँ जाता है। इससे पहले देखो एसिडिक मीडियम में Br माइनस Br2 में गया, तो इसीलिए वो पार्ट क्या करना है आपको रटना है। थोड़ा बहुत वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आइडिया लगा, ध्यान रखना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है ड्यूरिंग कंप्लीट टाइट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूरा रिएक्ट कर चुका है, वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बराबर हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए इसमें से कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन में गिवन है। अगर नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया है तो यही यूज करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का नॉर्मलिटी निकालना है तो यही यूज करो N1V1। क्लियर है? बोलिए। ओके, नाउ KMnO4 के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वही हम याद करेंगे। K2 डाइक्रोमेट के लिए कहां जाता है बच्चे? Cr+3 में। और एक बार एनसीईआरटी देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि H2S है जो सल्फर में गया, यहां पे SO2 गिवन है, SO4 -2 में जा रहा है, यहां भी नाइट्रेट है जो नाइट्रेट में 2-3 और एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे, सल्फाइट आयन भी दे दिया है, सल्फाइट सल्फर +4 पे है ना, ये भी सल्फेट में जा रहा है +6 पे। देन यहाँ पे दे दिया है Sn+2, एनसीईआरटी में ही है Sn+4, यहाँ भी फेरस आयन है जो फेरिक में जाएगा। यहाँ एक मजेदार बात है बच्चे, क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं होता, Br और आयोडाइड होता है। जैसे याद करो वहां पे कौन नहीं हो रहा था, सिर्फ फ्लोराइड नहीं हो रहा था, वहां पे कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्लोराइड और फ्लोराइड दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होता। और अल्कोहल वगैरह का तो पढ़ा ही है तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में ले जाता है ना, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सर कितने रिएक्शंस नहीं है एनसीईआरटी? क्या नहीं है? मतलब कितने सारे कन्वर्जन? 4 ही है, 4। 4 ही याद करना, फिर इतने मत कर, जो है वही याद करो पहले, ठीक है। ये सब भी बैलेंस करना है। हाँ, बैलेंस भी करने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा ना रेडॉक्स का। पहले टेस्ट में रेडॉक्स दिया ना तुम लोगों ने, इस पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सब लोग ध्यान देना। अगर मान लो किसी कंटेनर में ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन का क्या नॉर्मलिटी है, मोलैरिटी है, ये नहीं पता, बोलता है कि यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन है और इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन कितना है, और उसके लिए आप KMnO4 यूज कीजिए, है ना, ये तो है एसिडिक मीडियम में, इसमें एसिडिक मीडियम, ये और मॉन्सोन एसिडिक मीडियम में। इधर इधर ध्यान दीजिए सब लोग, KMnO4 से टाइट्रेशन कराना है, सुन ले, हो सकता है कंसेप्ट कुछ ना पता चले लेकिन याद आ जाएगा तो सही आंसर आ जाएगा।
अभी मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा और ये फैक्ट भी बताऊंगा। ऑक्सलेट को पता करना है, ऑक्सलेट कितना है, KMnO4 से टाइट्रेशन करके ऑक्सलेट को पता करना है। और मीडियम भी एसिडिक है, बोलता है यहाँ मीडियम ऑक्सलेट वाले ये पूरे सिस्टम का मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए HCl यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते, HBr भी नहीं कर सकते, HI भी नहीं कर सकते, H2SO4 करना चाहिए। जनरली HCl, HBr, HI नहीं करना चाहिए। HF ऐसे भी नहीं करते क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। सर अगर हमने डायरेक्ट मीडियम को ही ये कर दिया तो H2CO4 यूज कर दिया तो सफिशिएंट नहीं है, H+ क्योंकि वो वीक एसिड है, सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल। बहुत सारा H+ दिखता है 8H+ है, और HNO3 यूज किया तो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पता चला वो भी इससे रिएक्ट कर रहा है। HNO3 कैसे करेगा? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हाँ, वो भी वो ऑक्सीडाइजिंग। वो भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि KMnO4 सिर्फ इससे रिएक्ट करे, यहाँ पे जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है उन सब से रिएक्ट ना करे। अगर इस मीडियम में Cl- रख दिया तब तो KMnO4 इससे भी रिएक्ट किया होगा, इससे भी किया होगा। तो इस केस में कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा ना, पता चलेगा वो सिर्फ ऑक्सलेट का मोल नहीं है बल्कि ऑक्सलेट प्लस Cl- दोनों का मोल है। मेरे बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। In order to get oxalate, moles of oxalate using KMnO4 in acidic medium, we cannot use HCl for this medium to be acidic. आप H2SO4 यूज कर सकते हो। देखो क्या होगा, MnO4 माइनस न बचे, Cl- से रिएक्ट करके भी चला जाता है, ये हो जाता है रिएक्शन। और हम क्या चाह रहे थे, वो किससे रिएक्ट करे सिर्फ, ताकि हमें सही रिजल्ट पता चले। वो किससे रिएक्ट करे सिर्फ ऑक्सलेट आयन से चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो KMnO4 यूज हो रहा है वो टोटल सिर्फ इसके लिए थोड़ी यूज हुआ, इसके लिए भी यूज हुआ। लेकिन तुम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ लगा रहे हो कि ये जो यूज हुआ वो इसी में गया। टोटल जो KMnO4 यूज हुआ है वो अगर 10 इक्विवेलेंट यूज हुआ है तो 10 में से हो सकता है 8 इसने यूज किया होगा, 2 इसने यूज किया है। लेकिन तुम्हारा रिजल्ट से आएगा कि इसके भी 10 है, इसके 10 इक्विवेलेंट तो इसके भी 10 होंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही बोलते हैं। इसके 10 यूज तो हुए हैं, लेकिन क्या 10 के 10 इसके लिए यूज हुए? लेकिन यही अगर मीडियम एसिडिक रखोगे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके तो सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सल्फेट ऑलरेडी +6 पे है, वो नहीं जाएगा +7 +8 पे। सो इन ऑर्डर टू गेट द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यूजिंग KMnO4 we cannot use HCl, HBr, HI to get the other substance molarity normality. समझ में आया? बोलो। अब एक बार क्विकली आप जो है DN F ब्लॉक में आइए। F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको। बोलो। एक मिनट। F ब्लॉक में क्या क्या है देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज में ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होता, अलोंग द सीरीज घटता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट पे जरूर काम करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि एक्टिनाइड सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो देखो NP NPU है, दिख रहा है। तो आप F ब्लॉक में एक और अच्छा क्वेश्चन है, मिस मेटल क्या होता है वो पता करना। जब आप लाइनर बनाओगे NCERT का ना F ब्लॉक में, तो मिस मेटल क्या होता है वो पता करना। आज मैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड का DPP और D ब्लॉक का DPP भेजूंगा। आज पॉसिबल है तो आज ही भेजता हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास से क्या शुरू करेंगे? कोऑर्डिनेशन।